फ्लावर जो होता है इट इज बेसिकली एक पार्ट जो है इट रिमेन्स कंपैक्ट mass of cells is called the forms the four microspore। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे और मैं हूं एस मीर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। आप सबको पता है दैट फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमंस हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर्स। इंसान और फ्लावर्स का एक इंटीमेट रिलेशनशिप हमेशा से रहा है। फ्लावर्स आर द सिंबल ऑफ अफेक्शन एंड फीलिंग्स। हमेशा से इंसान जो है फूलों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं टू शो देयर फीलिंग। कभी कभार हम टीचर्स को प्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स वी गिव द फ्लावर्स टू द लाउड वंस। तो इस तरीके से हम अपने जो है फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो फूल अलग अलग फेस्टिवल्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से अलग अलग ओकेजन्स पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फॉर अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर जो है किसी मार्वल से कम नहीं, क्योंकि एक फ्लावर जो होता है इट इज द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे रिप्रोडक्शन होती है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स जैसा हम सबको पता है वो एंजियोस्पर्म्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। फ्लावर जो होता है इट इज बेसिकली ए कंडेंस्ड शूट। ये कंडेंस्ड शूट होता है। लेकिन इससे पहले कि हम फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर जाने, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स दैट मींस सेक्स सेल्स होती है और उसके साथ फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गमीट्स टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। यानी जिसमें एक तो गमीट्स भी बनती है और उनका फ्यूजन भी होता है जिससे गमीट बनता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा है? हम सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज एन एडवांटेज ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के गमीट्स फ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस पैदा होती है और इन वेरिएशंस की वजह से ज्यादा अडेप्टेबिलिटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा होती है। जब ज्यादा अडेप्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है तो उससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। तो इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, जो एंजियोस्पर्म्स है, उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डेवलप किया है। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अगर हम एक सिंपल फ्लावर देखें, जैसा कि फ्लावर्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम फ्लावर्स को डेलिकेटली ऑब्जर्व करें, हम उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद ये फाइंड कर सकते हैं कि हर फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। यानी सारे के सारे फ्लावर्स एक जैसे नहीं होते। इन फ्लावर्स में भी वेरिएशन आता है, चाहे उनके फ्लोरल अरेंजमेंट्स हो या अलग जो उनके कैरेक्टर्स हो, उसमें वो वेरी करते हैं साइज में, शेप में, कलर में एंड द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल वर्ल्स। लेकिन यहाँ पे एक टिपिकल फ्लावर की अगर हम बात करें तो एक टिपिकल फ्लावर जो है ये ग्रो कहाँ पे करता है? जिस ब्रांच के ऊपर ये ग्रो करता है उस ब्रांच को, क्योंकि लेटरल साइड से फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं, उसको हम मदर एक्सिस कहते हैं या जिसको हम पेडंकल भी कहते हैं। इस मदर एक्सिस के साथ फ्लावर अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टाक। एक डंडी के जरिए से ये उसके साथ अटैच रहता है। उस स्टाक को हम पेडिसल कहते हैं। और पेडिसल का जो टॉप वाला पोर्शन होता है वो टॉप वाला पोर्शन बल्जिड होता है, जिसको हम थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टैकल कहते हैं और कभी कभार हम इसको टोरस भी कहते हैं। सो इन दिस वे ये जो फ्लावर होता है ये पेडंकल के साथ या मदर एक्सिस के साथ इसी पेडिसल के जरिए से अटैच रहता है। एक फ्लावर के पास 4 वर्ल्स होते हैं, यानी जो 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स एक फ्लावर के पास होते हैं दे इंक्लूड द सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेनस और उसके साथ कार्पल्स या पिस्टल जिसको हम कहते हैं। दीज आर द 4 वर्ल्स ऑफ ए फ्लावर। लेकिन फ्लावर बेसिकली जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये एक मॉडिफाइड शूट होता है, क्योंकि यहां पे जो अगर हम एक नॉर्मल शूट को लेते हैं
नॉर्मल शूट के पास नोड्स होते हैं जहां से लीव्स अराइज होते हैं, और इनके बीच में यानी दो नोड्स के बीच में जो पार्ट ऑफ द शूट होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। सो इस तरीके से शूट्स के पास नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। लेकिन जो फ्लावर होता है ये कंडेंस्ड शूट होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। तो एज सच यहां पे जो नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं दे गेट कंडेंस्ड। जब वो कंडेंस्ड होते हैं तो सारे के सारे वर्ल्स एक जगह से हमें अपीयर होता है कि ये सारे के सारे एक जगह से अराइज हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं दैट फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट विद द मॉडिफाइड एक्सेस, जिसको हम थैलेमस कहते हैं, एंड द अपेंडेजेस कॉल्ड द फ्लोरल वर्ल्स, और उसके साथ उसमें अपेंडेजेस होते हैं जिनको हम फ्लोरल वर्ल्स कहते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है व्हाट इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? अब फ्लोरिकल्चर जो है दिस इज द ब्रांच ऑफ द ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। ये ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर्स एंड देयर मार्केटिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी यहां पे दो चीजों का जिक्र किया गया है, वन इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड देयर मार्केटिंग एज वेल एज द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम जो है गार्डन्स के अंदर प्लांट करते हैं या अपने घर के चारों तरफ प्लांट करते हैं फॉर द डेकोरेशन, ब्यूटी के लिए इनको जो है ग्रो किया जाता है। तो फ्लोरिकल्चर इसी के साथ डील करता है। इसके बाद चलते हैं नाउ, जैसे मैंने पहले ही कहा, एक प्रॉपर फ्लावर जो होता है इसके पास 4 वर्ल्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जो वर्ल होता है उसको हम सेपल्स कहते हैं। यानी हर इंडिविजुअल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को जो ग्रीन इन कलर होते हैं उनको हम सेपल्स कहते हैं। सो ये जो ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स होते हैं इनका काम क्या होता है? ये सेपल जो होते हैं दे आर द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन जब एक फ्लावर बड स्टेज में होता है, जिस वक्त फ्लावर काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो उस वक्त ये सेपल्स उसे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सो दस दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग फ्लावर जब ये बड स्टेज में होता है। सारे सेपल्स को हम कलेक्टिवली कैलिक्स कहते हैं, यानी इंडिविजुअल को हम सेपल कहते हैं, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम इंडिविजुअली सेपल कहते हैं, लेकिन सारे के सारे जो सेपल्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली कैलिक्स कहते हैं। सो कैलिक्स इज द आउटर वर्ल, कैलिक्स इज द आउटर लेयर ऑफ ए फ्लावर जो ग्रीन इन कलर होता है। सेकंड जो वर्ल आता है एक फ्लावर का जो कलर्ड होता है, जिसका काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर होता है, जैसे आप डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट कलर्स को ऑब्जर्व करते हो, ये किसकी वजह से आता है? दिस इज द सेकंड वर्ल विच आर कॉल्ड द पेटल्स। तो पेटल जो है दे वाइब्रेंटली कलर्ड, ये वाइब्रेंटली कलर्ड होते हैं, उनके साथ दे आर सेंटी, उनके पास परफ्यूम्स होती है, खुशबू होती है। सो दिस इज द सेकंड वर्ल, सेकंड लेयर ऑफ अ फ्लावर। अब इन पेटल्स का काम क्या होता है? दे आर ऑल्सो द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी ये भी नॉन एसेंशियल पार्ट होता है क्योंकि ये भी डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इनका काम क्या होता है? दे प्रोवाइड वाइब्रेंट कलर्स टू द फ्लावर, और उसके साथ इनमें खुशबू जो होती है ये इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, दे आर द पॉलिनेटर्स। तो इस तरीके से पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल द पेटल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज द कोरोला। तो ये ऑल टुगेदर एक वर्ल बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं जिसको हम कोरोला कहते हैं। सो पेटल्स आर वाइब्रेंटली कलर्ड एंड आर सेंटी। इसके बाद हम फ्लावर के अंदर जब चलते हैं तो फ्लावर के अंदर पहुंचने पर देयर इज अनदर वर्ल जिनको हम स्टैमेन्स कहते हैं। अब जो स्टैमेन्स है दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जब हम एक स्टैमेन को ऑब्जर्व करते हैं तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और इसके टॉप के ऊपर देयर आर लोब्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द एंथर। अब जो स्टाक होता है एनसीईआरटी के मुताबिक स्टाक के 2 पार्ट्स होते हैं। इसका जो लोअर पार्ट होता है उसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, और ये प्रॉक्सिमल पार्ट जो है इट रिमेन्स अटैच्ड विद द थैलेमस। ये फ्लावर के थैलेमस के साथ अटैच रहता है या ये पेटल्स के साथ अटैच रहता है। और इसके डिस्टल एंड पे यानी टॉप की तरफ जब हम जाते हैं तो डिस्टल एंड पे एक एंथर प्रेजेंट होता है। सो एंथर को जब हम स्टडी करते हैं
इट इज अ बाइलोब्ड डाइथिकस स्ट्रक्चर। इसमें दो लोब्स होते हैं, इसमें दो सेक्शंस होते हैं और वो दोनों के दोनों लोब जो है वो कनेक्टिव के जरिए से कनेक्ट रहते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं, यानी दो कैविटीज होती है, या थीका हम लेयर्स को भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक लोब के अंदर देखें तो दो कैविटीज होती है, इसलिए उसको हम डाइथिकस कहते हैं। सो ऑल टुगेदर दिस पार्ट दैट मीन्स द फिलामेंट एंड द एंथर कॉन्स्टिट्यूट द स्टैमेन। ये स्टैमेन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद इसके अंदर हम चलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द कार्पल और द पिस्टल। तो इसको हम कार्पल कहते हैं या पिस्टल कहते हैं। हर एक कार्पल जो है इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री मेन पार्ट्स। सबसे टॉप वाला जो पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद नेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम स्टाइल कहते हैं, एंड द बेसल बल्ज्ड पोर्शन इज कॉल्ड द ओवरी। सो कार्पल जो है दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द गाइनोइशियम ऑफ ए फ्लावर। तो ये गाइनोइशियम ऑफ द फ्लावर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दैट मीन जो पिस्टल है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोशियम हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड दे टुगेदर कॉल्ड एज द एंड्रोइशियम, उनको हम एंड्रोइशियम कहते हैं। तो इस तरीके से एक फ्लावर के पास चार वर्ल्स होते हैं, दैट मीन सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोइशियम एंड द गाइनोइशियम। हम फ्लावर्स को कई जो है टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सेपल्स की बात करें तो हम फ्लावर को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द गैमोसेपलस एंड द पॉलीसेपलस। गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, और सेपल हमने ऑलरेडी पढ़ा। तो गैमोसेपलस ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहां पे जो सेपल्स होते हैं दे रिमेन फ्यूज, वो फ्यूज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर, वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाइल एज द पॉलीसेपलस में जो सेपल्स होते हैं दे रिमेन फ्री, वो बिल्कुल थैलेमस से ही फ्री होते हैं, एंड दे आर नॉट फ्यूज टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते हैं। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल्स हम फ्लावर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज गैमोपेटलस एंड द पॉलीपेटलस। जैसे हमने सेपल्स के अंदर देखा तो वैसे ही पेटल्स भी कई फ्लावर्स के अंदर फ्यूज रहते हैं। तो अगर पेटल्स जो है वो फ्यूज रहते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम गैमोपेटलस कहते हैं, और अगर ये फ्लावर्स के जो पेटल्स है वो फ्री रहते हैं तो इसको हम पॉलीपेटलस फ्लावर कहते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा सेपल्स की बुनियाद पे और पेटल्स की बुनियाद पे हम फ्लावर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली जो फ्लावर्स होते हैं हमने पढ़ा कि इसके अंदर चार वर्ल्स होते हैं। कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास ये चारों के चारों वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनके पास एक या एक से ज्यादा वर्ल्स एब्सेंट हो सकते हैं। सो उस बुनियाद पे हम फ्लावर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर बेटा एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके पास चारों के चारों वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर एक फ्लावर के पास सेपल्स भी प्रेजेंट है, पेटल्स भी प्रेजेंट है, फिर स्टैमेनस भी है और कार्पल्स भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। वेलेज अगर हमारे पास एक ऐसा फ्लावर है जिसमें एक या एक से ज्यादा जो वर्ल्स है वो एब्सेंट है, तो हम ऐसे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। इसके अलावा हम फ्लावर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि फ्लावर के पास टू इंपॉर्टेंट एसेंशियल वर्ल्स होती है, दैट इज द स्टैमेन एंड द कार्पल। स्टैमेन जो है वो एंड्रोशियम को बनाते हैं और कार्पल जो है गाइनोशियम को बनाते हैं। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम आर टू इंपॉर्टेंट वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। ये एसेंशियल वर्ल्स होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में अपना पार्ट प्ले करते हैं। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो है स्टैमेन्स एब्सेंट होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम जो है फीमेल फ्लावर कहते हैं, या हम ऐसे फ्लावर को पिस्टलेट फ्लावर कहते हैं। वाइल एज कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनके पास एंड्रोशियम एब्सेंट होता है, तो ऐसे फ्लावर को हम मेल फ्लावर कहते हैं या स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एसेंशियल वर्ल्स हम फ्लावर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द परफेक्ट और द बाइसेक्सुअल और हर्मोफ्रोडाइट।
परफेक्ट फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके पास दोनों एसेंशियल वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी उसके पास स्टेमन्स भी होते हैं और उसके पास कार्पल्स भी होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। इसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ द फ्लावर है दैट इज द इम्परफेक्ट और द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट हो और गाइनोशियम एब्सेंट रहे, या गाइनोशियम प्रेजेंट हो और एंड्रोशियम एब्सेंट रहे, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल और द इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट वर्ल्स। अब इसके बाद हम चलेंगे जो एनसीईआरटी जो है डिस्कस करती है दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड द इवेंट्स। क्योंकि इस वाले चैप्टर में नीट में हर साल 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जैसा कि ऑब्जर्व किया गया है कि इस चैप्टर से हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते हैं। इसलिए हम जितना भी डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर वो सारा का सारा एनसीईआरटी के अंदर ही इंक्लूड रहेगा। इसके बाद चलते हैं हम बैक टू द स्टैमन। अब स्टैमन हमने सबसे पहले जो है डिस्कस किया था। स्टैमन में हमने कहा था दैट स्टैमन इज द पार्ट विच कंसिस्ट्स ऑफ द फिलामेंट, जिसमें एक फिलामेंट होता है स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर एक लोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं। सारा का सारा जो हम कहेंगे खेला है वो सारा एंथर के अंदर है, क्योंकि एंथर के अंदर ही पोलन्स बनेंगे। एंथर को हमने कहा था इट इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्ड होता है एंड डाइथीकस होता है। अब बाइलोब्ड मैंने कहा था कि इसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये दोनों के दोनों कंपार्टमेंट्स जो होते हैं दे रिमेन कनेक्टेड बाय ए सिटराइल पार्ट, ये एक सिटराइल पार्ट के जरिए से कनेक्टेड रहते हैं। उस सिटराइल पार्ट को हम कनेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्टिव है ये रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं लेता है, दस इट इज कॉल्ड द सिटराइल पार्ट। इसके बाद हर एक लोब के पास 2 थीका होते हैं, जिसकी वजह से इसको डाइथीकस कहते हैं। थीका मैंने पहले ही कहा था, थीका हम कैविटी को भी कहते हैं और थीका हम लेयर्स को भी कहते हैं। सो इसमें 2 कैविटीज होती हैं और इस तरीके से एक एंथर के अंदर 4 कैविटीज होती है। तो जनरली हम एंजियोस्पर्म्स की बात कहें तो उनके अंदर जो पोलन्स होते हैं, हर पोलन के पास 2 लोब्स होते हैं और 4 कैविटीज होती है। अब ये जो एंथर्स होते हैं, अगर हम एक यंग एंथर की बात करें तो यंग एंथर जो है इट रिमेन्स कवर्ड बाय लेयर्स, ये अलग अलग लेयर्स से कवर रहता है। लेकिन जो 4 कोने में 4 कैविटीज जो होती है उनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जो प्लूरल में हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, लेकिन सिंगुलर इस कैविटी को जो हम कहते हैं दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से 4 कोनों में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम कवर रहता है बाय द 4 लेयर्स, ये 4 लेयर से कवर रहता है। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद सेकंड लेयर आता है उसको एंडोथीशियम कहते हैं, थर्ड लेयर जो आता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 लेयर्स उनको हम जो है मिडिल लेयर्स कहते हैं, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम टेपेटम कहते हैं। तो इस तरीके से 4 लेयर्स एक जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के पास होते हैं, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड द टेपेटम। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स। जो 3 जो बाहर वाली जो लेयर्स है दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड द मिडिल लेयर्स, इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड दे आल्सो प्ले देयर रोल इन द डिहीसेंस, ये डिहीसेंस में भी अपना रोल प्ले करते हैं। अब क्वेश्चन है डिहीसेंस क्या होता है? डिहीसेंस होता है रप्चरिंग ऑफ द एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो उसके बाद ये एंथर रप्चर हो जाता है एंड जस्ट अलाउज दीज पोलन्स टू स्प्रेड इन द एयर। तो इस तरीके से रप्चर हो जाता है, पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, उसको हम डिहीसेंस कहते हैं। सो ये 3 लेयर्स प्रोटेक्शन भी करती है और उसके साथ जो है डिहीसेंस में भी रोल प्ले करती है। लेकिन तीनों लेयर्स में अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा डिहीसेंस में कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है दैट इज़ द
एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम इज द स्पेशलाइज्ड लेयर फॉर द डिहीसेंस ऑफ द एंथर्स। तो एंथर्स के डिहीसेंस में सबसे ज्यादा रोल प्ले जो करता है वो एंडोथीशियम करता है। चलते हैं इसके बाद द इनर मोस्ट लेयर दैट इज द टेपेटम। तो टेपेटम सबसे अंदर वाला लेयर होता है। अब टेपेटम का काम क्या होता है? टेपेटम का काम होता है इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द ग्रोविंग पोलन ग्रेन्स, या जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, यानी जो माइक्रोस्पोर्स अंदर बन रहे हैं उनको जो फूड चाहिए वो फूड इन ही टपेटल सेल्स से मिलता है। तो टपेटम जो है इट इज रिच इन द रिजर्व्ड फूड मटेरियल, ये रिच होता है इन द फूड मटेरियल के अंदर। उसके साथ साथ टपेटम और एक काम करता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पोलन ग्रेन के बाहर हम आउटर मोस्ट लेयर पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द एक्साइन। सो टपेटम एक्साइन फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले करता है। कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर कॉल्ड द स्टिकी पोलन्स। ये जो स्टिकी पोलन्स होते हैं उनमें पोलन किट को बनाने के अंदर भी टेपेटल सेल्स का रोल रहता है। तो इस तरीके से आपको बेटा याद रखना है कि टेपेटम जो है ये सबसे पहले नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग माइक्रोस्पोर्स, उसके बाद ये एक्साइन को फॉर्म करने में अपना रोल प्ले करता है, एंड स्टिकी पोलन्स में ये पोलन किट बनाने में रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम चलेंगे टू द यंग दिस माइक्रोस्पोरेंजियम या यंग एंथर। जब एंथर यंग होता है तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में ए कॉम्पैक्ट मैस ऑफ सेल्स होता है। दिस कॉम्पैक्ट मैस ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। हर सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होती है वो कैपेबल होती है टू प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स, इसलिए इन सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, MMC कहते हैं, या इनको हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं, PMC, क्योंकि यही इन्हीं माइक्रोस्पोर से फिर पोलनस बनेंगे। तो एज सच इनको हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है मियोटिकली, यानी मियोसिस होती है, एंड इट फॉर्म्स द 4 माइक्रोस्पोर्स। तो ये 4 माइक्रोस्पोर्स को बनाती है। तो इस तरीके से अगर हम स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करें तो उसकी प्लाइडी क्या होती है, वो 2n होती है क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल्स होती है। तो जो ही उनसे उन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से अब जो है माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो उनकी जो प्लाइडी होगी दैट विल बी n, यानी वो हैप्लॉइड होंगे। तो एज सच एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 4 माइक्रोस्पोर्स को एराइज करती है, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। टेट्राड का मतलब है टेट्रा मीन्स 4। तो इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। हमने जो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन देखा तो माइक्रोस्पोर में हमने देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राइड जो है वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि टेट्राइड का मतलब होता है 4। तो जब एक एंथर मैच्योर हो जाता है और वाटर को लॉस करता है तो ड्यू टू द वाटर लॉस फिर ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड एग्जिस्ट एज द इंडिपेंडेंट माइक्रोस्पोर्स। फिर इन्हीं माइक्रोस्पोर्स से जो है आगे पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो जाते हैं। So the formation of the microspores from the microspore mother cell is called the microsporogenesis। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए से माइक्रोस्पोर मदर सेल से हम माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन बेटा अब हम बात करें तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने जो है पोलन ग्रेन्स बनेंगे या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 4 माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करती है, इसलिए एंथर्स के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स लेटर ऑन प्रोड्यूस होते हैं। सो एज सच अब जो माइक्रोस्पोर्स यहां से बनते हैं तो माइक्रोस्पोर्स जो है दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। लेकिन बेटा आपको याद रखना है दैट दीज माइक्रोस्पोर्स आर नॉट द गमीट्स, ये गमीट्स नहीं होते हैं। तो हर एक पोलन ग्रेन जो है इसको हम मेल गमीटोफाइट कहते हैं। यानी पोलन ग्रेन को आपको याद रखना है, पोलन ग्रेन इज नॉट द मेल गमीट, बल्कि ये गमीटोफाइट होता है जहां से मेल गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये कवर रहता है बाय द 2 वॉल्स, ये 2 वॉल्स के जरिए से कवर रहता है। इसमें सबसे बाहर वाला जो वॉल होता है उसको हम
एक्साइन कहते हैं। जैसे एक्सो से आपको याद रखना है बाहर वाला, तो एक्साइन जो लेयर होता है ये बना होता है एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। स्पोरोपोलेनिन दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा गया है। ये इतना रेजिस्ट होता है दैट ये हाई टेम्परेचर्स, एल्कली एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी बर्दाश्त कर लेता है। और इंटरेस्टिंगली आपको याद रखना है, दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी एंजाइम जो है डिस्कवर नहीं हुआ है जो इस स्पोरोपोलेनिन को जो है ब्रेक कर सके। तो एज सच जो एक पोलन ग्रेन होता है उसको प्रोटेक्शन जो मिलती है वो एक्साइन के जरिए से मिलती है। और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से एक पोलन ग्रेन जो है उसकी फॉसिलाइजेशन भी हो पाती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पोलन्स जो है डिस्कवर हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल्स। वो उसका जो रीज़न है दैट इज़ द स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। लेकिन एक्साइन के अंदर जब हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, हम देखते हैं एक्साइन के अंदर कई सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहता है। सो यहां पे पोर्स रहते हैं एक्साइन के अंदर। सो इन पोर्स को हम जर्म पोर्स कहते हैं। अब इन जर्म पोर्स का काम क्या होता है? जब एक पोलन ग्रेन लैंड करेगा ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर तो वो एक पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक कर सके। अगर पूरा का पूरा एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से कवर रहता तो पोलन ट्यूब बनना जो है वो नामुमकिन था। इसलिए हर जो पोलन ग्रेन है उसके पास ये जो जर्म पोर्स होते हैं यहीं से पोलन ट्यूब ग्रो होते हैं एंड दे कम आउट। तो जर्म पोर्स का काम होता है दे अलो द पोलन ट्यूब टू ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। इसके बाद सेकंड लेयर जो पोलन ग्रेन के अंदर होती है उस सेकंड लेयर को हम जो है इंटाइन कहते हैं। इनका आपको याद रखना है ये अंदर वाली सरफेस होती है। इंटाइन आपको याद रखना है दिस इज अ कंटिन्यूअस लेयर। इंटाइन बना होता है सेलुलोज से और पैक्टिन से, यानी ये दो केमिकल कंपाउंड से बना होता है। वन इज सेलुलोज एंड अनदर इज द पैक्टिन। एक पोलन ग्रेन जो होता है उसके पास जनरली एक न्यूक्लियस होता है और उसके पास साइटोप्लाज्म होता है और उसके साथ उसमें बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है जस्ट लाइक ए कॉमन सेल। इसके बाद जो ही एक पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद यहां पे एक वैक्यूल जो है फॉर्म किया जाता है। जो ही एक वैक्यूल बनता है दिस वैक्यूल पुशेस द न्यूक्लियस टू वन साइड ऑफ द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन के एक साइड में इस न्यूक्लियस को पुश कर देता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है इट डिवाइड्स माइटोटिकली। अब ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। यहां पे जो स्पिंडल बनता है दिस स्पिंडल इज एसिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल होता है क्योंकि यहां से दो न्यूक्लाई जो बनते हैं उनका साइज डिफरेंट होता है। तो जो ही दो न्यूक्लाई बनते हैं तो उससे दो सेल्स बनती है। वन इज द लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड अनदर इज द स्मॉल स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है वो काफी डेंस होता है और उसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, बड़ा होता है। और जो जेनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है और उसका न्यूक्लियस भी स्मॉल होता है। उसकी जो शेप होती है वो स्पिंडल जैसी होती है। जेनरेटिव सेल जो है वो छोटी होती है, उससे मेल गमीट्स आते हैं। वाले जो वेजिटेटिव सेल है आपको याद रखना है वेजिटेबल से, जैसे हम वेजिटेबल्स को खाते हैं वैसे ही वेजिटेटिव सेल जो है आप याद रखना इट प्रोवाइड्स द फूड। ये फूड प्रोवाइड करती है क्योंकि इसके पास एबंडेंस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। ये जो वेजिटेटिव सेल होती है ये जेनरेटिव सेल को एनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर निकल जाती है। और इस तरीके से जो जेनरेटिव सेल होती है दैट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। सो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे सेल विद इन अ सेल एग्जिस्ट करती है। वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करती है। तो याद रखना है बेटा कि जो पोलन ट्यूब आता है वो जेनरेटिव सेल से नहीं आता है, वो किससे आता है? वो वेजिटेटिव सेल से आता है। और जो जेनरेटिव सेल है यहां से मेल गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये जो टू सेल्ड स्टेज है इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो पोलन ग्रेन्स है वो यहीं पे रिलीज किए जाते हैं। दैट इज एट द टू सेल्ड स्टेज, दो सेल्ड स्टेज पे उनको रिलीज किया जाता है। लेकिन
इन 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म जो जनरेटिव सेल है वो अनदर माइटोटिक डिवीजन जो है पार कर जाती है, उनमें एक और माइटोटिक डिवीजन हो जाता है जिससे जनरेटिव सेल दो मेल गमीट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी एक जनरेटिव सेल से दो मेल गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इस तरीके से 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो पोलन्स को रिलीज करते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज करते हैं। सो ये चीज आपको याद रखनी है दैट इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड एट द 2 सेल्ड स्टेज, और 40% जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें पोलन ग्रेन रिलीज होता है एट द 3 सेल्ड स्टेज। सो इस तरीके से दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन आपको बेटा याद रखना है कि पोलन ग्रेन जो है इट आल्सो काज द एलर्जीज, यानी ये एलर्जीज भी काज करता है, क्योंकि जब ये आयर के साथ मिक्स हो जाता है ऑन इनहेलिंग इट कैन काज द ब्रोंकाइट्स, इट कैन काज द एस्थमा। तो इस तरीके से ये एलर्जीज काज करके कई तरह के एफ्लिक्शंस भी काज करता है, यानी डैमेज काज कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास कहते हैं, जो इंडिया में वीट के साथ आया, यानी जो इंपोर्टेड वीट इंडिया में आया उसके साथ ये पार्थेनियम भी आया, इट हैज बिकम यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब ये हर जगह पाया जाता है। जब ये एंथर्स को प्रोड्यूस करता है, दीज एंथर्स काज द सीवियर एलर्जीज। तो इस तरीके से कई सारे लोग जो है वो इन एंथर्स के लिए एलर्जिक होते हैं और जिससे सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। अब पोलन ग्रेन्स को आपको याद रखना है दैट पोलन ग्रेन्स आर आल्सो वेरी न्यूट्रिशियस। ये न्यूट्रिशियस भी होते हैं क्योंकि इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, एंड इट हैज़ बिकम अ फैशन इन द वेस्ट में ये फैशन बन चुका है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ द सिरप। वो सिरप के फॉर्म में इसको लेते हैं, या पोलन्स जो है टेबलेट्स के फॉर्म में लिए जाते हैं, या जेल्स की फॉर्म में उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो पोलन्स है, जो रेस के घोड़े होते हैं, जब उनको पोलन्स के टेबलेट्स दिए जाते हैं उनका जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से ये एथलीट्स को भी दिए जाते हैं ताकि उनका पावर बढ़ाया जा सके। और आपको याद रखना है द स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड द पैलिनोलॉजी। तो जो फील्ड ऑफ साइंस है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन्स उसको हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। सो एक और चीज यहां पे मैं लास्ट में आपको बताऊं कि पोलन ग्रेन्स आर नॉट द गमीटस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये गमीटस नहीं होते हैं, दे आर द मेल गमीटोफाइट्स, यानी जिसके अंदर मेल गमीटस बनते हैं। अब फीमेल पार्ट जो फ्लावर का होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड द कार्पल, या जिसको हम पिस्टल कहते हैं। तो ये इनर मोस्ट लेयर होता है एक फ्लावर का, और इससे पहले ही हमने डिस्कस किया कि एक पिस्टल या कार्पल जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अपर जो स्टिकी पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, फिर नेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम स्टाइल कहते हैं, और नीचे वाला जो ब्रॉड बल्जेड पोर्शन होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। अब स्टिग्मा का काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज ए लैंडिंग प्लेस फॉर द पोलन ग्रेन्स। जैसे एरोप्लेन के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए कोई एयर बेस होती है जहां पे वो उतरते हैं, वैसे ही पोलन ग्रेन्स के लिए जो लैंड करने का जो प्लेस है वो स्टिग्मा कहलाता है। तो स्टिग्मा एक्ट्स एज द लैंडिंग प्लेस फॉर द पोलन ग्रेन्स। तो एज सच आप देखोगे ये थोड़ा सा बल्जेड होता है, फैला हुआ होता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट जो है पिस्टल का या कार्पल का आता है उसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल इज सिंपली अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये अंदर से खाली होता है क्योंकि जब इसके ऊपर पोलन ग्रेन जो है लैंड करता है उसके बाद पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होता है, वो पोलन ट्यूब इसी स्टाइल के थ्रू होते हुए ओव्यूल तक पहुंच जाता है। सो इसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है कार्पल का, दैट इज कॉल्ड द ओवरी। सो इससे पहले कि हम ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें, हमें पता होना चाहिए कि जो कार्पल्स होते हैं वो एक भी हो सकते हैं फ्लावर के अंदर, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर फ्लावर के पास एक ही कार्पल है तो उसको हम मोनोकार्पलरी फ्लावर कहते हैं, और अगर ये एक से ज्यादा होते हैं तो उसको हम मल्टी कार्पलरी कहते हैं।
इस तरीके से अगर एक फ्लावर के अंदर अगर मल्टी कार्पेलरी स्टेज अराइज होता है तो ये कार्पेल्स दो जो है तरीकों से प्रेजेंट हो सकते हैं। वन की ये फ्यूज्ड हो सकते हैं और अदर ये फ्री हो सकते हैं। अगर ये कार्पल्स फ्यूज हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड द सिन कार्पस, इसको हम सिन कार्पस कहते हैं, जैसे पेपावर है। इसी तरीके से अगर ये फ्री रहते हैं यानी सारे के सारे कार्पल जो है वो फ्री रहते हैं तो इसको हम जो है एपोकार्पस कहते हैं, जैसे माइचिलिया है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर कवर किए गए हैं एंड यहां से क्वेश्चन जो है नीट के अंदर पूछे जाते हैं। अब चलेंगे हम ओवरी की तरफ। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। अब ओवरी के अंदर जब हम चलते हैं तो ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड द ओवरियन कैविटी या जिसको हम लॉक्यूल भी कहते हैं। इस लॉक्यूल के अंदर एक ओव्यूल हो सकता है या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। जैसे कई सारे प्लांट्स होते हैं उनके पास एक ही ओव्यूल होता है, जैसे वीट है, पैडी है, तो उनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो जो है सिंगल होते हैं। याद रखना है बेटा कि अगर किसी भी प्लांट के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है तो वहां से एक ही सीड प्रोड्यूस होगा। तो एज सच इन प्लांट्स के अंदर एक ही सीड प्रोड्यूस होता है एक ओवरी से। या मैंगो भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, एप्रिकॉट ले सकते हो, पीचेस ले सकते हो। इसके अलावा अगर एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट है तो वहां से एक से ज्यादा सीड्स बनते हैं, जैसे वाटरमेलन है, ऑर्चिड्स है, एप्पल्स है। दीज आर द एग्जाम्पल्स जहां पे एक से ज्यादा ओव्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। और बेटा आपको याद रखना है, हमने पोलन्स के अंदर पढ़ा था कि जो ही पोलन्स रिलीज होते हैं दे जस्ट आर ट्रांसपोर्ट टू द स्टिग्मा। लेकिन सभी के सभी पोलन जो होते हैं उनकी वायबिलिटी सेम नहीं होती है। जो पोलन्स होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर जो पोलन्स है दे रिमेन वायबल फॉर जस्ट 30 मिनट्स, वो 30 मिनट्स के लिए वायबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वीट की, पैडी की, के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी जो है वो 30 मिनट्स की होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बात करें हम सोलानेसी की, हम बात करें रोजेशी की या लेग्यूमिनोसी की, तो ये ऐसे स्पीशीज है जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स कई मंथ्स तक वायबल रहते हैं। सो बैक टू द ओवरी। सो ओवरी के अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर कैविटी होती है जिसको हम ओवरियन कैविटी कहते हैं या लॉक्यूल कहते हैं। इसी लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा होता है। अब प्लेसेंटा के साथ जो है अटैच रहता है ओव्यूल। ओव्यूल हम किसको कहते हैं? ओव्यूल हम कहते हैं जो मेगास्पोरेंजियम है, यानी ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम भी है। ये जो मेगास्पोरेंजियम होता है या जो ओव्यूल होता है ये अटैच रहता है ओवरी वाल के साथ एट द प्लेस ऑफ द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ ए स्टाक लाइक स्ट्रक्चर। एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर की मदद से ये जो है अटैच रहता है। इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा फ्यूनिकल, यानी जो प्लेसेंटा होता है उसके साथ ओव्यूल जो है अटैच रहता है विद द फ्यूनिकल। लेकिन खुद ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल के साथ अटैच रहता है एट ए जंक्शन कॉल्ड द हाइलम। उस जंक्शन को हम हाइलम कहते हैं। अब ओव्यूल्स भी बेटा आपको याद रखना है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एनाट्रोपस और दूसरा होता है ऑर्थोट्रोपस। अब ऑर्थोट्रोपस में स्टाक नीचे रहता है और ओव्यूल ऊपर की तरफ रहता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर कवर नहीं किया गया है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो ओव्यूल कवर किया गया है उसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। यानी यहाँ पे ऊपर से जो फ्यूनिकल आता है फिर जो ओव्यूल है वो उल्टा होता है, यानी उसका माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ तो रहता है लेकिन जो चैलाजल एंड है वो नीचे की तरफ रहता है और वहीं पे जो है ये अटैच रहता है विद द फ्यूनिकल। ऐसे ओव्यूल को हम जो है एनाट्रोपस कहते हैं। अब ओव्यूल जो होता है हर एक ओव्यूल कवर रहता है बाय 1 और मोर लेयर्स ऑफ द इंटुगमेंट्स। हर एक ओव्यूल एक या एक से ज्यादा लेयर्स ऑफ इंटुगमेंट्स से कवर रहता है और ये चारों तरफ जो है इस ओव्यूल को कवर करती है एक्सेप्ट एट अ प्लेस, एक जगह जहां पे एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम माइक्रोपाइलर पोर कहते हैं।
तो यहां पे इंटीग्यूमेंट्स जो है एब्सेंट रहते हैं। इन इंटीग्यूमेंट्स के अंदर एक कॉम्पैक्ट मैस ऑफ सेल्स होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के जो सेल्स होते हैं इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनके पास भी रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स होता है। न्यूक्लियस में एक सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। डिफरेंशिएट का मतलब वो बाकी सेल से अलग हो जाती है। उसके बाद उसका न्यूक्लियस मियोसिस के जरिए से डिवाइड होता है। जो ही ये न्यूक्लियस मियोसिस के जरिए से डिवाइड होता है इट फॉर्म्स द 4 मेगास्पोर्स। ये 4 मेगास्पोर्स को जन्म देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेल जो डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर्स में चेंज होगी इसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे, MMC कहेंगे। अब मेगास्पोर मदर सेल से जो स्पोर्स आते हैं इस प्रोसेस को हम जो है मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। So the formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस किया जाता है इसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो जेनेसिस बेटा आपको याद रखना है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। जो ही मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस से डिवाइड होती है। उसका न्यूक्लियस जो है मियोसिस से डिवाइड होकर 4 मेगास्पोर्स को बनाता है। तो एज सच जो न्यूक्लियस की सेल्स होती है वो डिप्लॉइड होती है, उससे जो मेगास्पोर मदर सेल बनती है वो भी डिप्लॉइड होती है, यानी उसका प्लॉइडी नंबर 2n होता है। लेकिन उनसे जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं उनका जो प्लॉइडी नंबर होता है वो n होता है। दैट मीन्स वो हैप्लॉइड होती है। इन 4 मेगास्पोर्स के अंदर, जिनको हम मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं, इनमें से 3 मेगास्पोर्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर जो है वो सरवाइव करता है, वो फंक्शनल होता है। इसी मेगास्पोर से जो है एम्ब्रियो सैक बनता है जिसको हम फीमेल गमीटोफाइट कहते हैं। तो ये जो फीमेल गमीटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन है ये होता कैसे? सबसे पहले जो अब मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर जो पीछे बच गया उसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है। तो माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद वो 2 न्यूक्लाई को बनाता है और फिर इन 2 न्यूक्लाई के बीच में एक वैक्यूल बनता है। दिस वैक्यूल पुशेस द 2 न्यूक्लाई टुवर्ड्स द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो ये 2 टर्मिनल्स की तरफ जो है न्यूक्लियस को पुश कर देता है। इसके बाद ये जो 2 न्यूक्लाई होते हैं तो 2 न्यूक्लियेट स्टेज आ जाता है। फिर ये डिवाइड करके 4 न्यूक्लाई को बनाते हैं। फिर 4 न्यूक्लाई जो है डिवाइड करके 8 न्यूक्लाई को बनाते हैं। तो इस तरीके से 8 न्यूक्लियेट स्टेज आ जाता है। लेकिन ये जो माइटोसिस होता है इसको हम फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लाई है वो डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब 8 सेल्ड स्टेज रीच होता है उसके बाद इन 8 न्यूक्लाई में से जो है 6 न्यूक्लाई ऐसे होते हैं विच फॉर्म द वॉल्स, यानी वो वॉल्स बनाते हैं एंड दे फॉर्म द 6 सेल्स, जिसमें 3 सेल जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ आ जाती है और 3 सेल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, यानी चैलेजल एंड की तरफ आ जाती है। चैलेजल एंड जो होता है दिस द बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल, ये माइक्रोपाइलर रीजन से के अपोजिट होता है। अब जो 2 न्यूक्लाई होते हैं जो बच गए उनको हम पोलर न्यूक्लाई कहते हैं। वो सेंटर में आ जाते हैं एंड फॉर्म अनदर सेंट्रल लार्ज सेल, ये सेंट्रल लार्ज सेल बनाते हैं। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो फीमेल गमेटोफाइट होता है या एम्ब्रियो सैक होता है तो उसके अंदर 7 सेल्स एग्जिस्ट करती है। तो उन 7 सेल्स में सेंट्रल सेल जो लार्जेस्ट सेल होती है वो बाई न्यूक्लिएट होती है, उसमें 2 न्यूक्लाई होते हैं और उसके अलावा जो नीचे जो 2 सेल्स है उनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं एट द माइक्रोपाइलर रीजन, उनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। और उनके साथ एक और एग रिजाइड करता है विच इज कॉल्ड द एग सेल। तो ये 3 सेल्स यानी 2 सिनर्जिड्स एंड द एग सेल फॉर्म द एग अपैरेटस, ये एग अपैरेटस को बनाते हैं। तो एग अपैरेटस इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है, इसमें 2 सिनर्जिड्स होती है और एक एग होता है। अब सिनर्जिड्स जो होते हैं उनमें सेल्यूलर थिकनिंग्स होती है।
ये जो सेल्यूलर थिकनिंग्स होती है दे आर कॉल्ड द फिलीफॉर्म apparatus। अब इन फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या होता है? फिलीफॉर्म apparatus का काम होता है ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टुवर्ड्स द एग, तो ये एग की तरफ उसको गाइड करते हैं। इसके बाद इसका जो अपोजिट एंड होता है दैट मीन्स द चैलेजल एंड। चैलेजल एंड में 3 सेल्स रिजाइड करती है, इन 3 सेल्स को हम एंटीपोडल्स कहते हैं। और जो सेंट्रल लार्ज सेल होती है उसमें 2 न्यूक्लाई जो है होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लाई कहते हैं। सो इस तरीके से जो गमीटोफाइट होता है, फीमेल गमीटोफाइट या जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ये 7 सेल स्टेज होता है और जिसके अंदर 8 न्यूक्लाई एग्जिस्ट करते हैं। सो बेटा आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उन माइक्रोस्पोर्स से कैसे पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके साथ हमने जाना कि मेगास्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और फिर उन मेगास्पोर्स से कैसे जो है फीमेल गमीटोफाइट को प्रोड्यूस किया जाता है। और बेटा लास्ट में फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, बोथ पोलन एंड द एम्ब्रियो सैक ये गमीटस नहीं होते हैं बल्कि ये गमीटोफाइट्स होते हैं। पोलन को हम मेल गमीटोफाइट कहते हैं और हम एम्ब्रियो सैक को फीमेल गमीटोफाइट कहते हैं। सो दीज वर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द फ्लावर्स। बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।